पीएससी अड्डा। मैं भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम मध्य प्रदेश का एक टॉपिक है प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जितने भी साहित्यकार हैं उनकी जो रचना है वो बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। ये जो पीडीएफ है ये एम्पी की बुक से मैंने उठाया है और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एम्पी की बुक पढ़ें क्योंकि इसमें डेटा आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और यहाँ पर हम जो ट्रिक बनाने वाला हूँ, आप ट्रिक को कोई भी व्यक्तिगत रूप से ना ले, बस हमें उनको याद करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप सोचे कि एक बार में याद हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। हाँ, ट्रिक है मैं आपको बहुत अच्छी बताऊंगा, बस आपका उनको रिवीजन करना होगा और फिर देखिए आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये जितने भी साहित्यकार वे सारे साहित्यकार हैं जो या तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए या किसी दूसरे क्षेत्र में पैदा होकर इन्होंने मध्य प्रदेश में कार्य किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनको हमें किस तरीके से याद करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कालिदास की तरफ, और कालिदास का नाम तो बेशक सबने सुना ही होगा। मध्य प्रदेश के महान साहित्यकार हैं और इनकी जितनी भी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम मौर्यवंशियम, मालवा अग्निमित्रम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम और ऋतु सहा। इतनी गारंटी है कि ये एग्जाम में आएगा तो आप इनमें से तो शायद ही कभी गलत करोगे, इतना तय है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये एमपीपीएससी प्री, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, जितनी भी एमपी के एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो आप इसको जरूर क्लिक करोगे, लेकिन एक समस्या ये है कि बहुत सी बार अगर आपसे पूछ ले कि इसमें से कौन सा महाकाव्य, कौन सा खंड काव्य और कौन सा नाटक है, ये भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है कि इनमें से 3 नाटक है, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य, टोटल 7 है। अब देखिए, जिनके भी नाम थोड़े आपको बड़े मिले, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम मौर्यवंशियम और मालवा अग्निमित्रम, ये तीनों क्या है, नाटक है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इतने बड़े नाम आपको इनके रचनाओं में और कहीं नहीं मिलेंगे, ये मोस्टली 3 ही है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो जितने बड़े नाम आपको इसमें मिलेंगे वो सारे क्या है, नाटक। अब इसमें देखते हैं कि 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य कौन से। देखिए, ये जो कुमार संभव और रघुवंशम है ये क्या है, एक तरीके से महाकाव्य। अब आप कैसे याद रखेंगे कि ये दोनों महाकाव्य, क्योंकि और के साथ कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, पहली बात तो रघुवंशम, और रघुवंशम कहा जाता है भगवान राम को, और रामायण वैसे क्या है, एक महाकाव्य। उसके बाद बात करूं कुमार संभव की, तो कुमार जो होते हैं वो हमेशा राजकुमार या जो राजा के पुत्र उनको कहा जाता है, और राजा का राजपाट वैसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम दोनों को याद रख सकते हैं कि रघुवंशम ये भी राजा से रिलेट करता है, कुमार संभव ये भी राजा से रिलेट करता है। तो दोनों के लिए यहाँ पर क्या आएगा, महाकाव्य। तो कुमार संभव, रघुवंशम दोनों क्या है, महाकाव्य। अब 2 और बचे, ऋतु सहार और मेघदूत, ये दोनों क्या है, खंड काव्य। हालांकि अभी तो आपको यहाँ पर पता पड़ जाएगा, लेकिन सामने आए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इनको बता देता हूँ। देखिए, आकाश में जब भी बादल होते हैं, मेघ, वो भी कुछ समय के लिए होते हैं, और जो ऋतु होती है साल भर में 6, वो भी कुछ कुछ समय के लिए आती है। मतलब खंड काव्य मतलब क्या, कि जो छोटा सा हो, थोड़ा हो, खंड बटा हुआ हो, वो क्या कहलाता है, खंड काव्य। तो वैसे ही जो छोटे हैं, जैसे ऋतुएं भी छोटी होती कम समय के लिए, और मेघदूत या जो बादल आते हैं वो भी कम समय के लिए, तो ये भी क्या है, दोनों खंड काव्य। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये तीनों जो आपको ऊपर मिलेंगे ये क्या है, तीनों की तीनों नाटक। उसके बाद जो आपको ये मिल रहा है मेघदूत और ऋतुसार, ये दोनों खंड काव्य हैं। कुमार संभव और रघुवंशम क्या है, महाकाव्य। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब बढ़ते हम अगले साहित्यकार की तरफ, ये है भर्तृहरि। इसके लिए याद करने के लिए आपको थोड़ा सा एक जानकारी होना चाहिए कि जो भर्तृहरि गुफाएं हैं वो है उज्जैन में। ठीक है, मतलब भर्तृहरि का जो कनेक्शन है वो कहाँ से, उज्जैन से। और दूसरी चीज, भर्तृहरि गुफाएं उज्जैन में, मतलब हम गुफा को लेकर चलेंगे और इन सबको याद रखेंगे। अब देखिए, अमूमन आप चाहे गुफा में गए हो या ना गए हो, आपने मूवी जरूर देखी होगी, गुफा में क्या होता है, हमेशा अंधेरा होता है। तो भाई अंधेरे को दूर करने के लिए भी तो हम लाइट लगा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे मशाल या दीप जलाते थे। तो आपको जितने भी दीप वाले नाम मिले या प्रदीप वाले जहां पर भी नाम मिले वो सारे किसके होंगे, भर्तृहरि। तो एक तो हमें इससे याद हो जाएगा काव्य प्रदीप, एक दूसरा महाभाष्य दीपिका, तो इसमें भी दीप आ रहा है मतलब लाइट के लिए भर्तृहरि गुफा में। तीसरा है वाक्य प्रदीप, यहाँ पर भी दीप, और चौथा है वाक्य प्रदीप टीका। ठीक है, तो 4 जगह आपको क्या मिलेगा, प्रदीप, दीपिका, प्रदीप, प्रदीप। हालांकि काव्य प्रदीप, वाक्य प्रदीप दोनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ भी आपको दीपिका याद रखना है और वाक्य प्रदीप टीका।
तो यहाँ पर आप एक एक शब्द पकड़ के चलिए, और अभी भी आपको लगता है कैसे याद होगा, इसके लिए जरूरी एक जब आप इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तब बड़ी ही आसानी से, और इतनी गारंटी मेरी कि आप जरूर इसे क्लिक कर जाओगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमें इनकी सारी रचना याद करने की जरूरत नहीं, जो खास खास है उन्हीं के मैं चर्चा करता हूँ। अब तीन और हैं। तीन कौन कौन सी? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। शतक का मतलब होता है 100, यानी कि याद रखिए कि जब भर्तहरि ने गुफा में इंटर किया, अंदर गए, तो गुफा कितनी लंबी थी? 100 किलोमीटर। तो जब भी आपको शतक कहीं पर भी पढ़ने को मिले, और किसी भी व्यक्ति की रचना में आपको शतक नहीं मिलेगा, भर्तहरि में मिलेगा, और मिलेगा भी सही तो कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको मैं याद आपको करवा दूंगा। तो श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों किसकी? भर्तहरि। तो पहले आपको क्या याद होना चाहिए? भर्तहरि की गुफा है जो उज्जैन में है, हमें गुफाओं से मतलब है, और गुफा से हम प्रदीप वाले सारे यहाँ पर याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवभूति अगले हमारा साहित्यकार है। अब देखिए, पहले आप ये समझिए कि जो भूत होता है उसका चरित्र कैसा होता है? बुरा होता है। इसको हमें समझेंगे। भूत, तो यहाँ पर भूत के चरित्र की बात आए तो दो चरित्र आपको मिलेंगे, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित। ठीक है, कौन कौन से? महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित। अब इसके बाद में आप ऐसे याद रखिए भवभूति के भूत के चरित्र से। अब भूत का चरित्र बहुत बुरा था, उसको महावीर ने सुधारने की कोशिश करी, नहीं सुधरा। राम ने भी सुधारने की कोशिश करी, राम भगवान ने, नहीं सुधरा। फाइनली जब मालती माधव, यानी कि माधव जो है वो कृष्ण का नाम है, कृष्ण भगवान का, जब वो आए तो भूत का चरित्र सुधर गया और वो क्या बन गया? अच्छा इंसान बन गया। तो भवभूति से आपको पहले क्या याद रखना? चरित्र, मतलब चरित्र वाले जहां पर भी आए वो किसके होंगे? भवभूति के। और मालती माधव थोड़ा सा अलग ट्रिक जाएगी, इसको भी आपको क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। चलिए, आशा करता हूँ भवभूति का भी आपको जरूर याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाणभट्ट की तरफ। तो बाणभट्ट है, इसके बारे में एक चीज आपको पहले कुछ याद रखना होगा, वो ये कि जो बाणभट्ट थे वो हर्ष जो थे, हर्षवर्धन, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के थे, वैसे ये भी थे। अब आशा करता हूँ ये हरचरित और कादम्बरी आपको जरूर याद होगी। ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, बचपन में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। तो दो तो आपको याद रह जाएगी बाणभट्ट की, कि हरचरित और कादम्बरी। अब जो दो है वो थोड़ी नई है, उनको कैसे याद रखेंगे? एक चीज याद रखिए कि जो हर्षवर्धन है उसको सिर्फ एक ही शख्स ने हराया था, वो था पुलिकेशन द्वितीय, साउथ का एक राजा था, उसने हराया था। हुआ ये था, हम इसको याद रखेंगे कि जब पुलिकेशन और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ तो पुलिकेशन ने हराया और उसका मुकुट ताड़ के ले गया। ठीक है, जैसे कि ले जाते तो उसके लिए मालूम में शब्द आता है ताड़ जाना, तो उसका मुकुट क्या कर लिया? ताड़ लिया। ऐसी स्थिति में बाणभट्ट भी वहीं थे, उनको गुस्सा आया, उनको पता पड़ा कि हमारा राजा के साथ ऐसा कैसे हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया? चंडी का रूप धारण किया, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और चंडी का शतक यानी कि उन्होंने फिर अपनी 100 सेना ली और वो पीछे पड़ गए किसके? पुलिकेशन के। ठीक है, तो आपको यहाँ से बाणभट्ट की जो चार रचना है वो याद हो जाएगी। हरचरित, कादम्बरी आपको याद रखना है। मुकुट ताड़ा, तो ये याद रखिएगा किसने? पुलिकेशिन ने, हर्षवर्धन का। और उसके बाद बाणभट्टा इनकी मदद के लिए चंडी का रूप धारण किया और 100 सेना लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम केशवदास की तरफ। ठीक है, केशवदास की जो हमें रचना याद रखनी है, तो केशवदास जो है वो कृष्ण भगवान का नाम है, उसी से हम याद रखेंगे। दो तो यहाँ पर आपको जो प्रिया वाले हैं वो यहाँ पर याद रखेंगे, एक तो कवि प्रिया और दूसरा रसिक प्रिया। ठीक है, तो जो प्रिया है वो कृष्ण भगवान से आप याद रखिएगा केशवदास में। उसके बाद में दो चंद्रिका है, रामचंद्रिका और जहांगीर, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, थोड़ा सेम सेम आपको मिलाना पड़ेगा। राम जी का, जहांगीर जस चंद्रिका और दो प्रिया, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ये आप याद रखिए, अक्सर एग्जाम में यही पूछ रहा है। इसके अलावा हालांकि इसकी ट्रिक बन नहीं पा रही है, फिर भी आप ये प्रिया और जहांगीर चंद्रिका से इसको याद रखने की कोशिश करिएगा। उसके बाद जो आगे हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। विज्ञान गीता, रतन भावनी, ये भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम पद्माकर की तरफ। और जो पद्माकर है उनकी जो रचना है, तो उसमें एक चीज आपको नोटिस करनी है पद्माकर के बारे में, वो ये कि इनकी रचनाओं में 3 पचीसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 3 पचीसी कौन कौन सी? एक तो प्रबोध पचीसी, ठीक है, उसके बाद एक और है यहाँ पर ईश्वर पचीसी, और एक और है काली या कली पचीसी। मतलब पद्माकर के पस आपको याद रखना है 25। ठीक है, और उससे आप क्या याद रखो? एक तो प्रबोध पचीसी, ईश्वर पचीसी और कली पचीसी, मतलब जहां पर भी 25 आए वो आपको पद्माकर से याद रखने हैं।
उसके बाद दो हैं, याद रखनी है आपको, बहादुर वृंदावली और प्रताप सिंह वृंदावली। यानी कि हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं कि रानी पद्मावती थी वो बहुत ही बहादुर थी और वो प्रतापी थी। ठीक है, तो बहादुर वृंदावली और प्रताप सिंह वृंदावली, इससे आपको क्या रखेंगे, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बाकी इसके अलावा आप गंगा लहरी, राम रसायन, भाषा हितोपदेश, ये भी याद रख सकते हैं। और एक और पद्माभरण इजीली आपको याद हो जाएगी क्योंकि ये इन्हीं के नाम से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम अगले कवि की तरफ, वो है भारवी और इनकी एक ही रचना है, वो है किराता अर्जुनियम। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, किराता अर्जुनियम जो है वो अर्जुन और शिव भगवान के बीच में युद्ध का वर्णन करता है, उसको लेकर है। तो इसको आप सीधा सा याद रखना पड़ेगा, भारवी से लेकर किराता अर्जुनियम। ठीक है, इसकी कुछ खास ट्रिक है नहीं। उसके बाद बात करते हैं दंडी दश कुमार चरित। तो ये साउथ के एक साहित्यकार थे, हालांकि इन्होंने मध्य प्रदेश में राजा के यहाँ पर कार्य किया था, उस कारण से इनका नाम आता है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा आपकी, जो राजा दशरथ है, दश कुमार, उन्होंने अपने जो पुत्र हैं राम को क्या दिया था, दंड दिया था। और दंड किसका दिया, 14 वर्ष के कारावास का। ठीक है, तो दशरथ ने अपने कुमार को क्या किया, दंडी जो है उसका मतलब दंड दिया 14 वर्ष का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम भूषण की तरफ। तो जो भूषण है उसका इजीली ये है कि तीन नाम तो आपको, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और शिवराज भूषण, तो इनके नाम से मिल जाएंगे। डेफिनेटली इतना इजी एग्जाम में नहीं पूछेगा। दो हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये राजा छत्रसाल वही है, अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो उसमें जो मस्तानी होती हैं वो इन्हीं छत्रसाल की बेटी होती है। ठीक है, और शिवा बावनी। तो जो भूषण है इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे, भूषण जो है वो राजा छत्रसाल के वैसे हालांकि राजकीय कवि भी थे, तो वहां से इसको कनेक्ट करना है आपको। और जब छत्रसाल थे उस टाइम कौन थे, बाजीराव मस्ता, जो बाजीराव थे पेशवा बाजीराव, और पेशवा बाजीराव का कनेक्शन शिवाजी से है क्योंकि वो शिवाजी के ही वंशज के रूप में आगे आए थे। हालांकि वंशज नहीं, मैं मराठाओं की बात करूँ तो उसमें आगे वही आए थे। तो ये थोड़ी सी गहरी ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगी, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, बाकी आपको यहाँ पर ये याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसूरी, तो ये सिंपल सा है, इसूरी प्रकाश और इसूरी सच से सीधा से याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सिंगा जी की, संत सिंगा जी। तो जो निमाड़ के क्षेत्र हैं वहां पर ये पैदा हुए थे और इनका मेला भी लगता है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो संत सिंगा जी हैं उनके परचूनी की दुकान है। परचूनी मतलब जो किराना सामान होता है उसके लिए शब्द यूज होता है। तो उनकी परचूनी की एक दुकान है जो 12 मास मतलब साल भर में सिर्फ कितने दिन खुलती है, 15 दिन खुलती है। ठीक है, या 15 तारीख को खुलती है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जो संत सिंगार जी उनकी परचूनी दुकान है और 12 मास मतलब साल भर में सिर्फ कितने दिन खुलती है, 15 दिन खुलती है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम घाक, तो घाक का सीधा से घाक बड्री कहावत है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जगनिक। तो जो जगनिक है उनकी जो है वो है आला खंड। जो आलाउदल का आपने नाम सुना होगा, और ये वही आलाउदल है जो पृथ्वीराज सिंह चौहान से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ठीक है, तो जगनिक जो थे, मुझे अभी उन राजा का नाम क्लिक नहीं हो रहा, आलाउदल किनके यहाँ पर थे, और उन्हीं के राज के कवि थे जगनिक। और जो आलाखंड है ये अभी भी जो बुंदेलखंड का इलाका है वहां पर गाया जाता है। ठीक है, तो जो जगनिक है उनसे आप याद रखिएगा आलाखंड। बात करते हैं हम बिहारी। तो जो बिहारी का सिंपल सा क्या है, बिहारी सत से, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन की बात करते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी का नाम आपने सुना भी होगा और बहुत ही फेमस पर्सन है। अब इनकी यहाँ पर ढेर सारी रचना है, तो यहाँ पर सारी तो नहीं, कुछ खास खास हम यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जो ट्रिक है वो थोड़ी सी आगे पीछे होकर आएगी, तो मैं जिस हिसाब से आपको बताता हूँ इसको उसी हिसाब से आप याद रखने की कोशिश करें, वरना आप खुद कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, पुष्प की जो अभिलाषा है वो आप सबने पढ़ी होगी बचपन में 5th क्लास में, पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद में यहाँ पर जहां जहां मैंने मार्क कर रखा है ये फर्स्ट नंबर का था। सेकंड पे क्या है, हिम किरीटिनी। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेजिनेशन करना होगा, मैं आपको सारी याद जरूर करवा दूंगा। ठीक है, तो पुष्प की अभिलाषा है कि हिम किरीटिनी यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो उस पर चढ़ना चाहता है। अगला है 3rd नंबर पर हिम तरंगिनी, वहां पर चढ़कर ऊपर वो क्या करना चाहता है, तरंगे बिखेरना चाहता है। लेकिन होता क्या है, युग चरण मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसी के हिसाब से याद रखिएगा। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ में मरण ज्वार की स्थिति हो जाती है, यानी कि जो पुष्प है उसको क्या हो जाता है, ज्वार, और उसकी मरण की स्थिति हो जाती है।
उसी दौरान क्या है, बिजली काजल आंध रही है, मतलब अब वो जिस हिमालय के ऊपर खड़ा है वहां पर बिजलियां गिरना शुरू हो गई हैं। और उसी के साथ में, ठीक है, यहाँ पर आइए आप वनवासी, मतलब अब उसको लग रहा है कि वो हिमालय पर नहीं टिक पाएगा, अब उसे वनवास यानी कि वन की तरफ चले जाना चाहिए। तो करता क्या है, समय के पांव, मतलब समय के साथ साथ, और एक और इसके साथ आप याद रख सकते पांव, मतलब समय जैसे बढ़ता जाता है वो अपने पांव के साथ चल देता है कहाँ, वनवास की ओर। और इस तरफ वो क्या है, चिंतक की लाचारी, मतलब वो बहुत लाचार है और चिंता भी कर रहा है। तो इसको एक बार फिर से याद करते हैं। क्या पुष्प की अभिलाषा है कि वो हिम किरीटिनी, मतलब यानी कि एक पहाड़ पर चढ़े हिमालय पर, वहां से तरंगे फैलाए, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है उसको ज्वार आने लग जाता है, मरण की स्थिति हो जाती है, और उसी दौरान बिजली काजल आंज रही है, मतलब जो बिजली है उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाती है। तो उसी दौरान यहाँ पर एक और चूक गई है, समर्पण में भूल गया हूँ, इसको ऐसे याद रखेंगे हम। हाँ, कि बिजली कांजल आंज रही है, मतलब बिजली गिरने लग गई है, अब उसका मूड हो गया, वो क्या करेगा, समर्पण करेगा, अब वो वहां पर हिमालय पर नहीं टिक सकता है। ठीक है, तो अब उसने सोचा कि मैं वन की तरफ जाऊंगा, तो समय के पांव मतलब धीरे धीरे अपने पांव को लेकर वो कहाँ पर चल गया, वन की तरफ, और अभी वो क्या है, चिंता में है, लाचार है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक थी, मैंने जिस हिसाब से बताया उसी हिसाब से आप याद रखिए, फिर आपके एग्जाम में गारंटी है 1% भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसके अलावा बाकी और भी हैं, तो आप भी उन्हें अपने हिसाब से याद रख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको याद करवा दी, बाकी आप अलग से याद इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और फेमस पर्सन सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका भी नाम आपने सुना होगा, और गोरा इनकी जो कहानी वो आपने पढ़ी होगी, वीर रस की ये कवित्री थी। अब इनकी हम याद रखते हैं कैसे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, कि जो झांसी की रानी थी ना, इसी के ऊपर पूरी ट्रिक बनेगी। जो झांसी की रानी थी वो बचपन में कैसी थी, उन्मादिनी थी। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जो झांसी की रानी थी वो बचपन में कैसी थी, उन्मादिनी थी। सभा का खेल, मतलब जहां पर राजा की सभा लगती थी, ठीक है, वहां पर जाकर वो क्या करती थी, मोती बिखेर देती थी। ठीक है, मतलब एक बार देखिए, झांसी की रानी बचपन से कैसी थी, उन्मादिनी थी, और जो सभा का थी, सभा जो होती थी राजाओं की बैठक, वहां पर जाके वो क्या करती थी, मोती बिखेर देती थी। त्रिधारा मतलब सब तरफ, तीनों धाराओं में बिखेर देती थी। अब इसके अलावा ये इसकी एक पूरी ट्रिक है, हमें बाकी को याद करना है तो वो थोड़ा सा अलग याद रखना पड़ेगा। झांसी की रानी कैसी थी, वीर थी, तो वो कहती थी वीरों का कैसा वसन और राखी की चुनौती, मतलब तात्या टोपे को वो अपने भाई समान मानते थे, और जिस दौरान वो लड़ रहे थे उस दौरान तात्या टोपे शुरुआत में उनके साथ में नहीं थे, तो राखी का जब समय आया तो राखी कैसे बांधी, क्योंकि अंग्रेज उन पर हमला कर रहे हैं, तो राखी की चुनौती थी, और वीरों का कैसा वसन, और मुकुल को आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फटाफट से कर, झांसी की रानी कैसी थी, बचपन से उन्मादिनी थी, और सभा में वो क्या करती थी, मोती बिखेर देती थी चारों तीनों तरफ, और उसके बाद एक वीरों का कैसा वजन, राखी की चुनौती थी, बांध नहीं सकती थी, और मुकुल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गजानन माधव मुक्तिपद के हम याद रखते हैं, तो इनकी कुछ ही याद रखेंगे। एक तो भारत इतिहास और संस्कृति सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कामायनी एक पुनर्विचार। तो कामायनी आपको पता होगा कि जो जयशंकर प्रसाद है उनकी है, लेकिन वापिस से उस पर जो पुनर्विचार है वो किसने किया था, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किया था, मतलब यानी अपनी मुक्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बार उस पर वापिस से किया। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, वो ये कि गजानन यानी कि हम जो गणेश भगवान उनको कहते हैं, और उनका मुंह जो हाथी का लगा हुआ है, मतलब एक तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा मुंह है उनका। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने और भी लिखी है जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। एक तो चंबल की छाती, और एक है भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, ये जो खास खास थी मैंने आपको बता दी, इसके अलावा भी आप और भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की मैं बात करूं तो इनकी हम ट्रिक देखते हैं। बालकृष्ण में शर्मा जो नवीन है, उनके हम ऐसे ट्रिक याद रखेंगे कि सबसे पहले उर्मिला जो है, आप जरूर जानते होंगे, उर्मिला जो है वो लक्ष्मण की पत्नी थी, रामायण आप देख रहे होंगे तो आपको जरूर याद आया होगा। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि जो उर्मिला है वो लक्ष्मण के नाम का कुमकुम भरती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता पड़ा कि लक्ष्मण भी राम के साथ जाने वाले हैं, तो उन्हें अपलक देखती रही। ठीक है, अब एक चीज और आपने सुनी होगी, वो है लक्ष्मण रेखा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, रश्मि रेखा। ठीक है, लक्ष्मण रेखा की बजाय क्या याद रखें, रश्मि रेखा। और जो उर्मिला थी उनके प्राण प्रण थे कौन, लक्ष्मण थे। ठीक है, और फिर स्वाभाविक सी बात है, जब उर्मिला के लिए उनके पति 14 साल के वनवास पे जाएंगे, तो उनके एक तरीके से ये हो गया, हम विष पाई जन्म क्या, मतलब विच्छेद में वो ऐसी बातें कह रही है। ठीक है,
और फिर समय जब मिलता था तो वो क्या करती थी, सिर्फ गायन करती रहती थी। ठीक है, जिसको ऐसे याद रखेंगे आप, किससे, उर्मिला। उर्मिला से फिर याद रखेंगे आप लक्ष्मण से, कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा रामायण से। और एक चीज याद रखिएगा, इन ट्रिकों में जिसकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी उतने बेहतरीन तरीके से वो इसको याद रख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, उर्मिला जो है वो क्या है, लक्ष्मण के नाम का कुमकुम भरती थी। और जब उन्हें पता पड़ा कि वो जा रहे हैं तो उन्होंने अपलक उन्हें देखती रही। रश्मि रेखा मतलब लक्ष्मण रेखा से आप इसको याद रखिए। और उर्मिला के प्राण प्रण कौन थे, लक्ष्मण थे। और जब वे गए तो उन्होंने कहा हम विष पाई जन्म के, मतलब एक तरीके से हमें जहर ही मिला 14 साल के लिए। और फिर खाली समय में वो गायन करती थी, अनल गायन वगैरह। आगे बढ़ते हम, भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं उनकी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो भवानी प्रसाद जो मिश्र हैं उनकी हम ऐसे याद रखेंगे कि गीता फरोश। ठीक है, एक हम अक्सर बोलते हैं ना कि एहसान फरामोश, यानी कोई एहसान नहीं चुकाता है हमारा, एहसान फरामोश। वैसे होता है क्या है कि किसी व्यक्ति ने, ऐसा इमेजिनेशन करिए आप कि किसी व्यक्ति ने जो गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई और अदालत में झूठी गवाही दे दी, यानी ये एक तरीके से वो कैसा हो गया, गीता फरामोश या गीता फरोश। जब लोग गीता के नाम से झूठी कस्में खाने लगे तो जो दुख है वो भी क्या हो गया, चकित हो गया कि लोग गीता का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई वो अभी दुख में है, अभी जेल में बैठा है। और जेल में बैठे बैठे वो क्या करता है, अंधेरी काल कोठरी में कविताएं लिखता रहता है। तो कविताओं में वो गांधी जी के बारे में लिखता है। और फिर जब समय मिलता है तो वो क्या करता है, रस्सी बुनने लग जाता है। कभी जब उसको थोड़ा बाहर, जेल के अंदर ही बाहर घूमने को मिलता है तो खुशबू के शिलालेख यानी गार्डन की तरफ घूमने लग जाता है। फिर कुछ और जो है, अनाम, तुम, ईंधन, मम, नीली रेखा, ये आपको थोड़े से अपने तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है थोड़ी सी हेवी है, आप याद रखना चाहेंगे जरूर हो जाएगी। एक बार और मैं बता देता हूँ, यानी कि किसी ने गीता की झूठी कसम खाई तो गीता फरोश हो गया। उससे जिसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई वो जेल में है तो वो दुखी है। अंधेरी काल कोठरी में बैठे बैठे कविता लिख रहा है गांधी जी के बारे में। जब समय मिलता है तो जो रस्सियां बुनने लग जाता है, कभी गार्डन की तरफ चला जाता है, मतलब जेल के अंदर ही की बात कर रहा हूँ मैं। और वहां पर जो खुशबू के फूल है वो देखता है। उसके अलावा कुछ और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगली तरफ हम बढ़ते हैं, हरिशंकर परसाई जो मेरे फेवरेट हैं। और ये जो हैं हरिशंकर परसाई, ये मध्य प्रदेश के बहुत ही, मध्य प्रदेश या भारत या मैं वैश्विक रूप से कहूँ बहुत ही बड़े हास्य कवि थे। इनकी जो एक लाइन मुझे आज भी याद है, वो कहते हैं कि पैसा शरीर के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। और वाकई में इनकी बात जो है वो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, चलिए तो इनकी मैं याद करवाता हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, बने रहिए। यहाँ पर आपको बोर होने की कोई जरूरत नहीं है, और वीडियो के अंत तक देखिए, आगे बहुत ही प्यारी ट्रिक आने वाली। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तुलसीदास चंदन की से। ठीक है, तो जो तुलसीदास है वो राम भगवान जो है उनके भक्त हैं। और वो क्या करते हैं कि चंदन घिसते रहते हैं। ठीक है, अब घिसते हैं तो कभी हंसते हैं कभी रोते हैं प्रभु की शरण में जाने के लिए। कभी अच्छा भी लगता है, कभी प्रभु नहीं आ रहे तो रोने भी लग जाते। लेकिन क्या हुआ कि जैसे उनके दिन फिर, अब उनके दिन फिर गए हैं, वो अब चंदन नहीं घिसते हैं। तब की बात और थी, मतलब जब पहले चंदन घिसते थे तब की बात और थी। अब उन्होंने क्या पहन लिया, सदाचार का ताबीज। ठीक है, पहले ताबीज नहीं पहनते थे। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि थोड़े तंत्र मंत्र करे, शायद भगवान आ जाए, तो ताबीज पहन लिया। ठीक है, एक बार यहाँ तक याद रखिए, तुलसीदास चंदन घिसते हंसते हुए रोते हुए। लेकिन जैसे उनके दिन फिरे, तब की बात और थी, तब वो चंदन घिसते थे, अब तो वो क्या पहने हुए, सदाचार का ताबीज उन्होंने पहन लिया। ठीक है, अब वो जो चंदन घिस रहे वो कहाँ पर, तट की खोज, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी नदी के किनारे या वाराणसी में वो नदी के तट पर बैठे हैं। ठीक, लेकिन एक समस्या ये हो जाती है वहां पर कि वैष्णव की फिसलन। हाँ जी, होता है कि जब वो तट पे एक दिन जा रहे होते हैं तो वैष्णव की फिसलन, यानी कि उनका जो पैर है वो फिसल जाता है और भूत के पांव पीछे, यानी कि उनके पैर मुड़ जाते हैं अचानक से। ठीक है, याद कैसे रखेंगे कि जो फिसलन होती है उससे उनके पांव क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। अब पांव टूट गए हैं तो वो कैसे हो गए, अब विकलांग हो गए। विकलांग श्रद्धा का दौर, अब विकलांग श्रद्धा का दौर है। अब उनके पांव पीछे हो गए, व्हील चेयर पे ना कहीं आ सकते ना कहीं जा सकते हैं। अब वो कैसे हो गए, निठल्ले। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्तिगत रूप से ना ले, मैं सिर्फ ट्रिके बता रहा हूँ। तो अब कैसे हो गए, निठल्ले हो गए वो। और जब वो सिर्फ अब कहाँ पर बैठे रहते हैं, तट पर बैठे रहते हैं, और वो ठिठुरते हुए रहते हैं, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा है, ठिठुरते हुए रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप याद रखें अलग से तो पगडंडियों का जमाना और शिकायत मुझे भी, और ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। कैसे याद रखेंगे कि तुलसीदास चंदन घिसते थे। ठीक है,
कैसे हंसते हुए रोते हुए। लेकिन जैसे उनके दिन फिरे तब की बात और थी, आजकल वो सदाचार का ताबीज पहनते हैं, ठीक है। लेकिन वो चंदन कहाँ घिसते थे, तट के किनारे यानी तट की खोज। लेकिन जैसे ही वैष्णव की फिसले तो उनके पांव कैसे हो गए पीछे, यानी कि भूत के पांव पीछे। अब वो विकलांग हुए, विकलांग श्रद्धा का दौर। अब वो कुछ कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, वो हो गए निठल्ले। और जहां पर वो बैठे वहां पर काफी ज्यादा ठंड है, तो याद रखेंगे ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हरिशंकर परसाई की सारी रचना अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। और शिकायत मुझे भी है, तो भाई भगवान ने उनके साथ ऐसा किया एक तरीके से, उनको भी क्या है, शिकायत है। बात करते हैं शरद जोशी की। तो जो शरद जोशी हैं वो भी एक हास्य कलाकार थे, और इनकी आपने बहुत सारी जो कहानियां पढ़ी होगी, 12th की एक कहानी जो है अध्यक्ष महोदय, वो आपको बाकायदा याद होगी। और अगर नाक ना होती, या मुक्तानंद जी जैसी बहुत सारी कहानियां आपने इनकी जरूर पढ़ी होगी। एक इंटरेस्टिंग मैं बात बता देता हूँ आपको कि जो शरद जोशी जो सम्मान है वो पहली बार मिला था हरिशंकर परसाई को। एक बात ये भी याद रखिए कि हालांकि हरिशंकर परसाई जो है वो शरद जोशी से छोटे थे, लेकिन शरद जोशी का पहला सम्मान इन्हें ही मिला था, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। चलिए बात करते हैं शरद जोशी की। तो इसको लॉकडाउन के थ्रू हम जोड़ के चलते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अ, अभी ठीक है, शरद जोशी अपने घर में है, उनकी पत्नी उन्हें कहीं जाने नहीं दे रही, लेकिन वो किसी बहाने से क्या करते हैं, जीप पर सवार हो जाते हैं, ठीक है। मतलब किसी बहाना से बोलते हैं कि मुझे कहीं जाना है कुछ काम से, जीप पर क्या हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं। काय के लिए, पूरा शहर घूमने के लिए, शहर की परिक्रमा करने के। लेकिन जब वो देखते हैं, उन्होंने ध्यान दिया नहीं, तो उनकी जीप पर क्या थी, लिया सवार हो रही थी, ठीक है। उनकी जीप पर क्या थी, लिया सवार थी। तो उन्होंने क्या किया फिर कि अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया, रहा किनारे बैठ, ठीक है। गाड़ी को एक तरफ खड़ा किया, और जब उन्होंने सड़क की दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो उन्हें दो चीजें दिखी। क्या, एक तो अंधों का हाथी और एक था गधा। अब जीप पर बहुत सारी लिया हैं, जा नहीं सकते, सोच रहे हैं कि हाथी के साथ जाए या गधे के साथ जाए। लेकिन उन्हें पिछले दिनों के कुछ बात याद आती है। एक तिलिस्म हुआ था, तिलिस्म मतलब जादू, कि जब वो किसी एक हाथी या गधे को देखा, कोई इंसिडेंट हो गया था, तो उन्हें जैसे पिछले दिन याद आए, उनके साथ कुछ घटना घटी थी तिलिस्म वाली। तो उन्होंने सोचा कि यथासंभव हो मैं इस ना तो हाथी बैठूंगा ना गधे पे, जीप पकड़ के वो फटाफट से कहा निकल लिए, घर पर निकल लिए। एक बार वो बता देते हैं कैसे याद रखेंगे, ठीक है। लॉकडाउन था, फिर किसी बहाने से वो जीप पर बैठे और शहर की परिक्रमा के लिए निकल गए। कुछ आगे गए तो उन्हें याद आया एक बहुत सारी इलिया थी। उन्होंने कहा कि अब जीप चला नहीं जा रही है, ठीक है, इलिया उन्हें काट रही है। उन्होंने गाड़ी को एक तरफ रोका, रहा किनारे बैठ, और दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि शायद जीप छोड़ के दूसरी मदद मिल जाए, तो उन्होंने दो चीजें देखी, एक तो अंधों का हाथी दिखा और एक गधा दिखा। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि पिछले दिन उनके साथ तिलिस्म हुआ था, जब उन्होंने हाथी या गधे के साथ, उनके साथ में एक दुर्घटना हो गई थी। तो यथासंभव उन्होंने सोचा कि मैं फटाफट से जिम में बैठता हूँ, फिर कहाँ निकलता हूँ, घर की तरफ निकलता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं मुल्ला रमूजी। तो ये उर्दू में बहुत ही फेमस कवि रहे हैं भोपाल में। और भोपाल में एक संस्थान का एक जो कमरा है वो इनके नाम पर भी है, रमूजी भवन या मुल्ला भवन भी उसे कहते हैं। इनकी बहुत सारी रचना है और अधिकांश उर्दू में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन मैं कुछ ही आपको याद करवाता हूँ। एक तो इनकी जितनी भी गुलाबी उर्दू है, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जहां भी आपको गुलाबी उर्दू सुनने को मिले, वो हमेशा किसकी रहेगी, मुल्ला रमूजी की, ठीक है। गुलाबी शब्द आए तो फटाफट से किसको क्लिक करना है आपको, इनको। तो गुलाबी उर्दू वाली तो एक भी नहीं छोड़ना है। उसके अलावा मैं आपको बता देता कौन कौन सी। तो देखिए, एक तो मुल्ला रमूजी वैसे याद हो जाएगी, एक और रमूजी यहाँ पर नाम आ रहा है, ये भी याद हो जाएगी। अब और देखते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही मुल्ला रमूजी जो थे, उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, यानी उर्दू मतलब एक तरीके से समझिए वो शायर जो थे बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन एक दिन क्या होती है, उनकी औरत जात से शादी हो जाती है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से ना ले, ट्रिक बना रहे हैं। औरत जात से शादी हो जाती, जैसे औरत जात से शादी हो तो उनकी जिंदगी क्या हो जाती, पूरी पूरे मुसाफिर खाने की तरफ। मतलब एक तरीके से वो कैद हो गए हैं, अब मुसाफिर की तरफ घूम नहीं सकते हैं। और अक्सर जब वो रात को बहुत लेट आते हैं, तो उनकी जो पत्नी है श्रीमती जी, उन्हें खाने को सिर्फ अंगूर देती हैं, और फिर कहती हैं कि आप ये लाठी पकड़िए, ये भैंस लीजिए, और इन दोनों को लेकर आप यहाँ से क्या कीजिए, शिफा खाने की तरफ चल दीजिए। यानी कि शिफा खाना होता है जो आपका हॉस्पिटल होता है, उसे कहते हैं। शिफा खाने की तरफ जाइए और इस भैंस को चराइए, ठीक करिए। यानी कि एक तरीके से हमने ट्रिक बनाई है, ठीक है, सिर्फ ट्रिक की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी सी चीज याद रखिए, ट्रिकों में कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप मूवी देखते होंगे टोटल धमाल, डबल धमाल, तो कॉमेडी मूवी में कोई भी लॉजिक नहीं होता, तो यहाँ लॉजिक की बिल्कुल भी आप सोचिएगा मत, क्योंकि एमपी में 80% जो पोर्शन होता है वो रटने वाला होता है,
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको याद हुआ होगा। तो जितने भी जो गुलाबी वाले हैं वो सारे मुल्ला मुझे याद हो जाएंगे। उसके बाद कैसे याद रखना है कि इनकी जिंदगी जो थी बड़ी अच्छी थी, गुलाबी उर्दू जैसी थी, शायर थे ये। लेकिन एक दिन औरत जात से इनकी शादी हो जाती है। इनकी जो जिंदगी वो किससे बन जाती है, मुसाफिर खाना। फिर जब लेट आते हैं तो उनको रात को सिर्फ खाने को अंगूरा मिलता है। और इनकी श्रीमती जी कहते हैं कि ये लो लाठी भेज और चल दो शिफा खाने की तरफ। और भी इनकी बहुत सारी हैं, वो भी हालांकि आपको याद हो जाएगी अगर आप इनको रिवाइजन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ पर एक इमेजिनेशन कीजिए आप, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। सोचिए कि किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति बैठा है और बहुत ही सीरियस टाइप का रहता है, हमेशा बॉस टाइप का। वो शख्स मान लीजिए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के बारे में लिखा है, ठीक है। ये मतलब जो सीरियस मैटर उन्हीं पर लिखते हैं। हिंदी साहित्य जो 20वीं शताब्दी यानी 1900 से लेकर 2000 के बीच में बहुत सारा लिखा है। लेकिन इनके मन में अब नए प्रश्न आने लग गए हैं कि जो आधुनिक साहित्य आ रहा है, ठीक है, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो उनकी जो रीति और शैली है बहुत ही बेकार तरीके की, यानी कि वो अपशब्द प्रयोग कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, भाषा की समझ है नहीं। तो इससे क्या हो रही है कि जो राष्ट्रभाषा हिंदी उसमें कुछ समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक बार और इसको याद पढ़िए कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो सीरियस पर्सन है, ये बहुत पुराने टाइप के हैं, लगभग अभी 90 साल के हो गए, चेयर पर बैठे हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य लिखा है 20वीं शताब्दी। लेकिन बैठे बैठे अब सोचते हैं, दिमाग में नए प्रश्न आते हैं कि आजकल जो नए साहित्यकार आधुनिक साहित्य लिख रहे हैं उनके रीति और शैली जो है वो बड़ी ही अजीब टाइप की, इससे राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगी, समस्याएं होनी लग जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला, संत स्वरूप दास। तो इनका सीधा सा आप याद रखिएगा यहाँ पर रस रत्नाकर, क्योंकि अब जो है कुछ खास है नहीं, मैंने खास कर आपको सारे बता दिए। और सीधा सा आप याद रखिए, तो राय बहादुर हीरालाल तो इनकी है मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश में हीरा पूरे भारत में एक ही जगह पाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए क्या करता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ खास बता देता हूँ आपको। उस्ताद अलाउद्दीन खां की याद रखिएगा, स्तुति पद, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन थे। उसके बाद में एक हम देखें विष्णु प्रभाकर की, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, परिवेश टूट रहा है, सब लोग घर में बैठे हैं, तो ऐसे में मसीहा बनकर कौन आएगा, विष्णु भगवान ही आएंगे। जैसे आपने सुना होगा कलगी का अवतार लेंगे, वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगला है द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो द्वारिका जो है वो कृष्ण भगवान ने बसाई थी, तो यहाँ पर कृष्णा ने याद रखिए। और उन्होंने पूरी पूरी जो अपनी जगह है वो शिफ्ट कर ली थी, ठीक है, द्वारिका उन्होंने पूरी नई बसाई थी। और उनके साथ में उनके कौन रहते थे, अनुदित, मतलब जो उनके अनुयायी हैं वो भी वहां पर साथ में रहते थे। उसके बाद एक और है वीरेंद्र मिश्र। तो इसके लिए एक इमेजिनेशन हम करते हैं। मान लेते हैं कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं किसी कोचिंग पर कोई वीरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो काउंटर पर अक्सर बिठा रहता है और इसका मेन काम होता है बच्चों से फीस लेना, ठीक है, ऐसा ट्रिक बना रहे हैं। तो उसकी जो नीलम मतलब ब्लू कलर का जो पेन है, लेखनी बेलना, वो अविराम चलती रहती है। दिन भर वो रसीदें काटते रहता होगा, बच्चे जो आते हैं उनकी इंक्वायरी करता होगा, नए बच्चे लेता होगा, हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, फीस लेने का काम है, जो भी बच्चा है सबसे फीस का पूछना रहता है। तो एक मधुमती नाम की जो है लड़की उनके पास आती है, तो जो वीरेंद्र नाम का व्यक्ति है वो उनसे कहता है चल मधुमती फीस निकाल। ऐसा हम याद रख सकते हैं कि चल मधुमती फीस निकाल। तो जो मधुमती उनके पास फीस है नहीं फिलहाल, तो अपने कांपते होठों से कहती है कि सर हम इसको कल जमा करवाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना कि जो वीरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है, वीरेंद्र सिंह या वीरेंद्र मिश्र करके, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो नीला कलर का पेन लेखनी मिला अविराम चलाता रहता है। और मधुमती से उसने कहा कि चल मधुमती फीस निकाल, लेकिन मधुमती के पास थी नहीं, कांपते हुए होठों से उन्होंने कहा कि बाद में हम इसको जमा करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम और शख्स में देखें यहाँ पर, तो लता मंगेशकर की जो है वो याद रखिएगा आप, फूल बेचीता। तो इसे याद रखिएगा कि बचपन में ये जो थे फूल बेचा करते थे, ठीक है। उसके बाद श्रीमती विजया राजे सिंधिया की राजपथ से लोकपथ तक। तो श्रीमती जो विजया राजे सिंधिया है, सिंधिया साहब याद रख सकते हैं, राजपथ और लोकपथ। और अटल बिहारी वाजपेयी की तो आप एक भी मत भूलिएगा, सब याद रखिएगा। इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो काफ़ी टाइम से पैरालिसिस थे और फिर उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो एक तरीके से हम अगर इसको सोचे, क्या उनकी मृत्यु हुई या हत्या हुई, एक तरह से हम मिस्ट्री बना सकते हैं। उसके अलावा जनसंघ और मुसलमान, यानी कि जो आरएसएस और मुसलमान के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। इसके बाद इनकी 51 कविता इन्होंने स्पेशल लिखी। आपको पता होगा इनकी, आपको बहुत सारी कविताएं जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी की आपको ज़रूर याद होगी। उसके बाद मेरी संसदीय यात्रा 50 वर्ष, तो ये लगभग 50 वर्ष तक ये सांसद भी रहे और इनकी आत्मकथा भी। इसके अलावा न्यू डायमेंशन ऑफ एशियन फॉरेन पॉलिसी, तो ये इनकी याद रखिएगा, जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने एशिया के लिए फॉरेन पॉलिसी लगाई थी भारत के थ्रू। और एक और
ये जब जेल में भी रहे थे 1985 के दौरान, तब इन्होंने लिखी थी कैदी कविराज की कुंडली। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो यहीं पूरा होता है। जो ट्रिकें हैं इसको व्यक्तिगत तौर पे ना ले, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको याद करवाऊं। अगर आपको ट्रिकें बहुत पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, एक चीज़ है कि जब आप बहुत सारा पढ़ेंगे कन्फ्यूज़न भी होगा, इसके लिए मेन चीज़ है कि कम से कम आपको 5 बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने ट्रिकें बता दी, अब आपके पास सोल्यूशन की बुक है, आप उसमें भी इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, और आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।